डॉक्टर कलाम ने कहा था, राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ दिमाग आखिरी बेंचों पर मिल सकते हैं। ये शब्द हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि असली प्रतिभा कहीं भी किसी भी कोने में छिपी हो सकती है। और आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। ये कहानी क्लासरूम की आखिरी बेंच से नहीं बल्कि एक बंद कमरे से शुरू होती है, जहां एक योद्धा अपनी वापसी की तैयारी कर रहा था। YouTube से पूरे 3 साल गायब रहने के बाद ये कोई जीरो से शुरुआत नहीं है। नहीं, इसे कहते हैं एक सोची समझी, एक स्ट्रेटेजिक योद्धा की वापसी। चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, आमतौर पर क्या सोचेंगे, 3 साल का गैप, चैनल तो डेड हो गया होगा, ये तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जो दुनिया को एक कमजोरी लग रही थी, असल में वही आदित्य की सबसे बड़ी ताकत थी। ये 3 साल का गैप नहीं, तपस्या थी। और यही तपस्या इस वापसी की कहानी का दिल है। तो इस वापसी को समझने के लिए हमें पहले उस एकांत को समझना होगा। एक ऐसी जिंदगी जहां हर गैर जरूरी चीज को हटा दिया गया था, ताकि सारा का सारा ध्यान सिर्फ एक ही लक्ष्य पर हो और कहीं नहीं। और अनुशासन की शुरुआत कहां से होती है? पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने से। अपना खाना भी खुद बनाना। जरा सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये उनकी रोज की साधना का, उनके डिसिप्लिन का एक बहुत अहम हिस्सा था। आज के जमाने में सुख सुविधाओं से दूर रहना, जमीन पर सोना, ये कोई मजबूरी नहीं थी। ये एक चुना हुआ रास्ता था। एक ऐसा फैसला जिससे हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को जिंदगी से बाहर किया जा सके, ताकि सारी ऊर्जा बस लक्ष्य की तरफ, सिर्फ लक्ष्य की तरफ लगाई जा सके। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। वो कमरा सिर्फ एक कमरा या बेडरूम नहीं था, वो एक तपस्या केंद्र था। एक ऐसी जगह जहां कठोर अनुशासन और लगातार फोकस के जरिए शक्ति बनाई जाती है, शक्ति हासिल की जाती है। हमारा प्राचीन ज्ञान भी तो हमें यही सिखाता है। रामचरितमानस की ये चौपाई, मायाकृत परमार्थ नाही। इसका मतलब है कि जो कुछ माया या बाहरी दुनिया ने बनाया है, वो परम सत्य नहीं है। आदित्य ने शायद इसी बात को अपनी साधना का आधार बनाया। बाहरी दुनिया के तानों और मुश्किलों से ध्यान हटाकर अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाया और अपने तप को तपोबल में बदल दिया। तो सवाल यह है कि इस तपोबल से आखिर बना क्या? ये तपस्या का दौर खाली नहीं गया। इस दौरान एक एक करके वो सारे शस्त्र तैयार किए जा रहे थे जिनकी जरूरत वापसी की लड़ाई में पड़ने वाली थी। आदित्य के शस्त्रागार में 3 सबसे बड़े हथियार हैं: कंटेंट, प्लेटफॉर्म और जुनून। और इनमें से हर एक को उन 3 सालों की तपस्या में बड़ी बारीकी से तराशा गया है। तो क्या है ये हथियार? पहला और सबसे मजबूत शस्त्र, कंटेंट। नोटबुक एलएम में तैयार किए गए पूरे सिलेबस के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। दूसरा शस्त्र, प्लेटफॉर्म। कोई नया चैनल नहीं, बल्कि अपना वही पुराना यूट्यूब चैनल जो उनकी कहानी और उनकी जड़ों की निशानी है। और तीसरा सबसे शक्तिशाली शस्त्र, जुनून। साल 2026 के लिए एक बिल्कुल साफ और अटूट विजन। जब ऐसे हथियार तैयार हों तो मंच सज चुका था एक ऐतिहासिक वापसी के लिए। अब शस्त्र तो तैयार थे, पर जंग जीतने की रणनीति क्या थी? कमाल की बात यह है कि रणनीति किसी मुश्किल टेक्नोलॉजी या तामझाम की नहीं थी। रणनीति थी तुरंत, सीधी और सच्ची कार्रवाई की। प्लान बिल्कुल सीधा और बहुत दमदार था। स्टेप 1, परफेक्ट टेक्नोलॉजी का इंतजार मत करो, शूटिंग तुरंत शुरू करो। स्टेप 2, एक सिंपल व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करो, जो एक असली टीचर का सबसे बड़ा हथियार होता है। स्टेप 3, वीडियो को पुराने चैनल पर ही डालो। और स्टेप 4, टाइटल दो, द कमबैक। ये पूरी रणनीति दिखावे पर नहीं, बल्कि असलियत पर, ऑथेंटिसिटी पर आधारित थी। और आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। बात सिर्फ एक वीडियो बनाने या एक बैच लॉन्च करने की नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये अनुशासित वापसी, क्या ये सच्ची मेहनत देश भर के छात्रों के लिए एक नया, एक ऐतिहासिक अध्याय शुरू करेगी? क्या ये सुबह वाकई वो ऐतिहासिक सुबह बनेगी? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।